आपने देखा कि ईरान की ताकत अभी तो सुपरसोनिक मिसाइलों के जरिए दिखाई गई है और इतनी सारी जो चारों तरफ तबाही मची हुई है, भाग रहे हैं लोग। कई लोग ये कहते सुने गए हैं और कुछ पुष्टिकरण भी है कि हवाई पट्टी बंद कर दी गई है, वहाँ के एयरफोर्स बंद कर दिया गया है, वरना यहूदी वहाँ से भागने की पूरी तैयारी में है। जिस तरह से ईरान के लोग कैस्पियन सागर की तरफ जा रहे हैं, उसी टाइप से इनका भी यही हाल है कि वहाँ की जनता नहीं चाहती कि युद्ध हो और नेतन्याहू की जो नीतियां हैं वो उन्हें पसंद नहीं है। खैर, अब आगे देखिए, ट्रंप के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रंप क्या फैसला लेते हैं और आगे की रणनीति कैसे बनती है। खैर, वीडियो आपको ठीक लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अटकलों का तूफान खड़ा कर दिया। क्या अमेरिका कोई बड़ा सैन्य कदम उठाने जा रहा है अपनी तरफ से? अब देखिए कि उधर ट्रंप कनाडा से निकल रहे होते हैं और इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का खात्मा हमारा मकसद है और इससे पहले जंग नहीं रुकने वाली। ושל כל זרועות הביטחון עושים עבודה יוצאת מן הכלל. אנחנו עומדים מול איום קיומי כפול. पूछा गया कि इससे तो जंग और भड़क जाएगी। इस पर नेतन्याहू ने सीधा कहा कि आयतुल्लाह खामनेई की हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म होगी, बल्कि इसके बिना जंग रुक ही नहीं सकती। इसके पहले भी खबर आई थी कि नेतन्याहू ट्रंप से खामनेई को खत्म करने की मंजूरी चाहते हैं। तो क्या ट्रंप ने G7 की बैठक तय समय से पहले इसलिए छोड़ दी कि उन्हें वाशिंगटन पहुंचकर खामनेई को खत्म करने की रणनीति पर अपने सलाहकारों और इजरायली कमांडरों के साथ बैठकें करनी? गौर कीजिए, ट्रंप ने कहा कि यह सीज फायर से बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। पूरी दुनिया इसे लेकर अपने अपने तरीके से अंदाजे लगा रही है। सीबीएस न्यूज चैनल की रिपोर्टर जेनिफर जैकब ने सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरानी अधिकारियों से मिलने के लिए अमेरिकी मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ या उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भेजने पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि जेनिफर जैकब ट्रंप की कनाडा यात्रा में एयरफोर्स 1 पर सवार थी। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। G7 देशों ने ईरान इजराइल युद्ध को लेकर एक साझा डिक्लेरेशन तैयार किया था। इसमें कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करने के किसी भी कोशिश में गजा में सीज फायर भी शामिल होना चाहिए, ताकि उन्हें इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसका मतलब यह है कि वो गजा और ईरान को लेकर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल फिर से वहीं आता है, ट्रंप ने G7 की बैठक बीच में आनन फानन में क्यों छोड़ी? आपने देखा ये सारी चीजें चल रही हैं। ट्रंप क्यों वापस आए, ट्रंप की क्या कमजोरी है, बहुत सारी और बातें आपने देखी। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें ईरान को किसी भी स्तर पर कमतर नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि ईरान ने जो अब तक किया है वो वीडियो हम आपको अभी आगे दिखाने वाले हैं और उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि इतना नुकसान इजराइल का हुआ है, तो फिर इजराइल खड़ा कैसे हो पाएगा जब तक उसे अमेरिका का सहयोग नहीं मिलेगा। खैर, ट्रंप ने कह तो बहुत बड़ी बात दी है, लेकिन वो बार बार अपनी बातों से बदल भी जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। जो एक समझौता तैयार हुआ था G7 की समिट में, उस पर दस्तखत नहीं किए हैं, तो इन बहुत सारी सवाल छोड़ जाते हैं उनके जो यात्रा है उसको लेकर के। और आगे वो क्या करेंगे, आपको मालूम है कि वो हर घंटे अपने बयान बदलते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। मुंहफट आदमी है, उनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूं अफगानिस्तान में जो कुछ अमेरिका ने खोया, उससे वहां का जो प्रशासन है, ट्रंप का प्रशासन या अमेरिका का प्रशासन या अमेरिका की सरकार, सब जानते हैं कि बाहर जाकर के जंग लड़ना बहुत मुश्किल काम है। किसी भी देश को
इस तरह से बर्बाद नहीं किया जा सकता जिस तरह से वो सोचते हैं। अब इसमें हमारे भारत की भूमिका भी क्या हो सकती है? हो सकता है महत्वपूर्ण भूमिका भी हो, चूँकि भारत और ईरान के रिश्ते बहुत मजबूत रहे हैं शुरू से, व्यापार भी है वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो अधिकांशतः हम ईरान से ही शुरू से लेते रहे हैं। अब इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? चूँकि बार बार ये बात कही भी जाती है कि मोदी भी कुछ हौसला रखते हैं युद्ध रुकवाने का, और इस मुद्दे पर मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में इंदिरा गांधी होती तो क्या भूमिका होती, अटल बिहारी वाजपेयी होते तो क्या भूमिका होती। तो यही भूमिकाएं अब तय होंगी कि कौन कितना क्या क्या चाहता है, कैसे चाहता है। तो मैं शायद इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ईरान को झुकाना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ ईरान की तैयारी आज से नहीं बहुत दिनों से चल रही है, लगभग 40 साल पहले से चल रही है। जब 40 साल पहले 1980 के आसपास कुछ बंदिशें लगाई गई थी, तब से वह अंदर अंदर तैयारी कर रहा था। लोगों को मालूम ही नहीं है कि उसके पास क्या है, न वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। जैसे इजराइल फूलता रहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो ईरान ने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया। ईरान एक नैतिक और सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहा है। अभी उसकी केवल सुपरसोनिक जो मिसाइल हैं वो निकली हैं, और उन सुपरसोनिक मिसाइलों ने तेल अवीव को बर्बाद कर दिया है, और आपके जो हाइफा पोर्ट है, जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है इजराइल का, जो उन्हें 1947 के आसपास इंग्लैंड की तरफ से एक उसमें ये कहना चाहिए कि जो क्या बोलते हैं, मुफ्त में तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक चूंकि इंग्लैंड का यहूदियों ने उस समय साथ दिया था, तो एक तोहफे के रूप में ये बंदरगाह दिया था, और तब से ये सारी चीजें चली आ रही हैं। तो खैर, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ वीडियो है मेरे पास, उनको देखिए फिर मैं आता हूँ। شيعة علي بن أبي طالب. نحن أشبال أسد الله الغالب، نحن أبناء مظهر العجائب. ننتظر بكلمتين من لسان سيد القائد المصدى: أنا أعلان الجهاد لبيك يا حسين. اليوم ليس الحسين فريدا وحيدا، فريدا ومحجورا بين الأشقياء. نحن مدافعون عن حرم هذا الله. والله والله لنقاتلنكم ولنذبحنكم ولنصلبنكم ونجري عن حرم بالدماء.
سيدنا الحسين لبيك يا حسين. סרטון מאירוע השרפה בדרך בר יהודה בחיפה. כוחות כיבוי מכל המחוז עובדים פה במספר שעות. מתחם אנגר שנשרף. סרטון באהבה ויוסי הקריש מאנשי הדממה. नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने एक बार फिर ईरान और इराक की जो जंग है उसको लेकर बात करूंगा। यह जंग अब एक तरफा नहीं रह गई है, जंग दुतरफा चल रही है। दोनों एक से एक भारी पड़ रहे हैं। कई चीजें इजराइल बोलता है लेकिन वो एक इस तरह से बात करता है बढ़ा चढ़ा करके, उससे लगता है कि शायद इजराइल कमजोर पड़ रहा है। ईरान बोलता नहीं है, ईरान अंदर ही अंदर सारी उसकी तैयारियां चल रही हैं और वो कब क्या कर दे किसी को पता नहीं है। ये बात कुछ लोग जो ईरान जाते रहते हैं, ईरान की पूरी जानकारी रखते हैं, ऐसे लोगों से हमने एक वीडियो कलेक्ट किया है। उसमें हम आपको दिखाएंगे कि लोगों का क्या मत है ईरान के बारे में। हालांकि अब तक ईरान ने इजराइल पर कितना बड़ा हमला किया है वो भी दिखाएंगे और इजराइल ने ईरान को क्या नुकसान पहुंचाया है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ एक क्लिप हमने नवीन कुमार के वीडियो से ली है, वो हम पहले दिखाते हैं आपको। उसके बाद फिर हम दूसरे जो जानकार लोग हैं उनसे बात करेंगे। टीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की जिंदगी खतरे में है, इसके संकेत इजराइल और अमेरिका दोनों ने दिए हैं। इजराइल ने तो खुलकर बोल दिया। इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन जरा इस दृश्य को देख लीजिए। ये इजराइल पर ईरान के अब तक के सबसे घातक हमले का दृश्य है। इजराइल के शहर जल रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान भी जल रही है। उसके लाखों बाशिंदे शहर छोड़ रहे हैं। 16 जून की रात तेहरान से बाहर निकलने वाली सबसे चौड़ी सड़क पर कोई 50 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हजारों लोग कैस्पियन सागर इलाके की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन एक बात फिर से समझ लीजिए कि यह जंग एक तरफा नहीं है, हरगिज नहीं है। अपनी खुफिया रणनीति में जहां इजराइल ईरान पर बीस पड़ रहा है क्योंकि वो चुन चुन कर ईरान के टॉप कमांडरों को मार रहा है। ईरान के एक और डिप्टी कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी की एक हवाई हमले में मौत हो गई है और ये जानकारी खुद ईरान की सेना ने दी है। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही यह पद संभाला था। मेजर शादमानी ईरान के सबसे सीनियर सैन्य अधिकारी थे और खामनेई के सबसे भरोसेमंद सैन्य सलाहकार भी। उनकी मौत से ईरान को तगड़ा झटका लगा है। इजरायली हमलों में अब 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग घायल हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। इजराइल के नागरिकों ने न तो कभी ऐसी चोट खाई है और न ही ऐसी दहशत देखी है। उसके एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। हालांकि दावा तो इजराइल भी कर रहा है कि ईरान के आधे एयर स्पेस पर उसका कब्जा हो चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब सुनिए असली खबर। जिस समय ईरान इजराइल पर कहर बनकर टूट रहा था, ठीक उसी समय तेल अवीव से 10,055 किलोमीटर दूर कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के करानास्की गांव में अमेरिकी राष्ट्रपति G7 राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक पारिवारिक फोटो खिंचवा रहे थे। उसी समय उनके सैटेलाइट फोन पर एक संदेश गिरता है। ट्रंप उसे पढ़ते हैं और तनाव में डूब जाते हैं। वो फोटो सेशन के बीच से ही मंच से उतर जाते हैं और कहते हैं कि बस मेरे सारे कार्यक्रम खत्म करो, मुझे जल्दी से जल्दी वॉशिंगटन पहुंचना है। ट्रंप वैसे भी एक दिन पहले कनाडा से निकलने वाले थे, लेकिन उन्होंने इजराइल पर ईरान की घनघोर बमबारी के बीच G7 की बैठक कम से कम 6 घंटे और पहले छोड़ दी। अब जरा घटनाक्रमों पर गौर कीजिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहीं से एक चेतावनी जारी की कि सभी लोगों को तुरंत ईरान की राजधानी तेहरान खाली कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान ने मूर्खता की है, उन्हें अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन कर लेनी चाहिए थी। बहुत तनाव में है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान का हमारे आगे न झुकना शर्मनाक है और लोगों के जीवन को खतरे में डालने वाला है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैंने ये बार बार दोहराया है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पत्रकार पूछते हैं कि ट्रंप ने G7 सम्मेलन को अचानक क्यों छोड़ा। इस पर मैक्रो कहते हैं कि ट्रंप संभवतः इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर की संभावना पर विचार करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ट्रंप पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अगले कुछ घंटों में चीजें बदल जाएंगी, लेकिन चूंकि अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि वो युद्ध विराम करेंगे और चूंकि वो इजराइल पर दबाव डाल सकते हैं, इसलिए चीजें बदल सकती हैं। ट्रंप को जब ये बात पता चली तो बुरी तरह तमतमा उठे। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा कि गलत। इमैनुअल मैक्रो को कोई आइडिया नहीं है कि मैं वाशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन यह निश्चित तौर पर युद्ध विराम से नहीं जुड़ा हुआ है, उससे भी बहुत बड़ी